economic crisis is worsening by the day. Manufacturers are shutting shop, factories are winding up operations, imports are stranded at sea, and Pakistan has gone bankrupt. आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है कि जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं. We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution. Turmoil is not new to Pakistan, whether it is political or economic, and this time both are knocking on its door. जब से ये दो खानदान आए हैं, हिंदुस्तान भी आगे निकल गया, बांग्लादेश हमारे से आगे निकल गया. The International Monetary Fund has approved an agreement to revive a massive loan program amid the recent incessant rainfall and devastating floods. China will invest $3.5 billion in Karachi, $3.5 billion. Pakistan, it seems, has embraced the Chinese debt trap. Skyrocketing inflation, a crumbling economy, and a reported collective loot. This seems to be the story of Pakistan at present. 7 जनवरी 2023 को पाकिस्तान के सिंध राज्य में रहने वाले हर सिंह कोहली, जो एक मजदूर हैं, वो और उनके पिता एक दर्दनाक मौत मर जाते हैं. मौत की वजह होती है दंगे. अब ये दंगे हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं हैं, ये दंगे हैं एक बोरी गेहूं के लिए. पाकिस्तान में इस वक्त भुखमरी की ये सिचुएशन है कि एक एक बोरी गेहूं के लिए वहाँ पे दंगे हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं. इस घटना के एक महीने बाद लगभग 5 फरवरी 2023 को परवेज मुशर्रफ, जो कारगिल में इंडिया के खिलाफ 99 के युद्ध का मास्टरमाइंड था, उसकी मौत हो जाती है. अब इस आदमी की मौत के लिए मैं क्या ही कहूँ. एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया मादर. पाकिस्तान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं. पाकिस्तान की इंपोर्ट कैपेसिटी रसातल में पहुंच गई है. पाकिस्तान गेहूं का 8th बिगेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन फिर भी वहाँ पे इतनी महंगाई आखिर क्यों है. बेसिक मेडिसिन्स, पेट्रोल और खाने पीने का सामान इस वक्त इतना महंगा हो गया है कि उसकी वजह से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है. इकॉनमी ख़त्म हो चुकी है. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स सिर्फ और सिर्फ 3.1 बिलियन US डॉलर्स बचे हैं. इसका मतलब है कि पाकिस्तान अगले 15 दिन तक सिर्फ इंपोर्ट कर सकता है. इसके बाद कुछ भी इंपोर्ट करने के लायक बचेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं है. पाकिस्तान पे इस वक्त 22 बिलियन US डॉलर्स का लोन चढ़ा हुआ है, जिसमें से 3.95 बिलियन US डॉलर्स उसे 1 महीने के अंदर चुकाना है. पाकिस्तान का नेबर ईरान पाकिस्तान को 100 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करता था, लेकिन पाकिस्तान के पैसे ना देने की वजह से और बार बार लोन डिफ़ॉल्ट करने की वजह से इस वक्त ईरान पाकिस्तान को सिर्फ 20 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है. तो पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी की इतनी बड़ी क्राइसिस आ चुकी है कि गवर्नमेंट ने मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस को साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि 8:30 बजे शाम के बाद उन्हें दुकानें नहीं खोलनी हैं, क्योंकि देश में बिजली नहीं है. पाकिस्तान के एक मिनिस्टर का वीडियो बहुत वायरल होता है, जिसमें वो बोलते हैं, मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं. पाकिस्तान में इस वक्त 9,800 पेट्रोल पंप्स हैं. इनमें से 6,000 पेट्रोल पंप्स में एक भी बूंद पेट्रोल की नहीं है, क्योंकि या तो पेट्रोल है ही नहीं, और अगर है भी तो जमाखोरी, होर्डिंग हो रही है ताकि आर्टिफिशियली पेट्रोल के प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ते जाएं. 1958 से अभी तक पाकिस्तान ने 24 अलग अलग ओकेजन्स पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF से लोन लिया हुआ है. और मज़े की बात यह है कि एक भी बार पाकिस्तान ने उस लोन को वापस चुकाया नहीं है. आलम ये हो चुका है कि सऊदी अरेबिया, UAE थक चुके हैं पाकिस्तान को लोन देते देते. अभी कुछ समय पहले टर्की में अर्थक्वेक आया था, तो पाकिस्तान के मिनिस्टर्स को टर्की में घुसने से मना कर दिया गया था, क्योंकि उन्हें पता था कि पाकिस्तान आएगा तो कहीं ना कहीं चंदा मांगेगा, लोन मांगेगा, और वो लोन तो कभी चुकाता है नहीं. तो इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के मिनिस्टर्स को
टर्की में घुसने से मना कर दिया। पाकिस्तान में आज महंगाई 40% है और उसकी करेंसी डॉलर के मुकाबले 40% डिक्रीज हो चुकी है और आज एक US डॉलर 267 पाकिस्तानी रुपीस के बराबर है। वैसे पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी के ब्लैकआउट्स काफ़ी कॉमन रहे हैं, ये 2015 में 2021 में भी हो सके हैं, लेकिन आज की तारीख में 80% पाकिस्तान अंधकार में है। पाकिस्तान का टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ 376 बिलियन US डॉलर्स है, यानी कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ इतना ही पैसा है जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जनरेट कर पाती है, जबकि पाकिस्तान पे लोन चढ़ा हुआ है 274 बिलियन US डॉलर्स का, जो कि टोटल GDP का 76% है। बांग्लादेश जो पाकिस्तान से टूटकर अलग बना है, वो भी आज पाकिस्तान से मीलों आगे निकल चुका है। पाकिस्तान को दुनिया में किसी भी गरीब देश के मुकाबले बहुत ज़्यादा चंदा मिलता है, तो फिर पाकिस्तान इतना गरीब क्यों है? इतनी ये प्रॉब्लम्स पाकिस्तान फेस क्यों कर रहा है? जब पार्टीशन हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तान को 1/3 आर्मी मिली थी, जबकि जो टोटल इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे वो पाकिस्तान को 17% मिले थे। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं मिलिट्री के हिसाब से काफ़ी मजबूत स्थिति में था, क्योंकि 33% पा गया था, जबकि इकोनॉमी के हिसाब से इंडिया का पलड़ा भारी था, क्योंकि इंडिया को 83% इकोनॉमी का मिल चुका था। इनफैक्ट जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी थी वो पाकिस्तान को भी काफ़ी समय तक देखती रही इंडिया के साथ साथ, लेकिन उस पर पूरा कंट्रोल इंडियन गवर्नमेंट का था। अनडिवाइडेड इंडिया में 921 इंडस्ट्रीज थी, जिसमें से पाकिस्तान को 34 मिली थी। 1954 में जब USA और सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, उस वक्त USA ने पाकिस्तान को 1.8 बिलियन US डॉलर्स का चंदा दिया था। अब ये चंदा इसलिए दिया गया था क्योंकि सोवियत यूनियन वो अफगानिस्तान पे अपना प्रभाव बनाना चाहता था, जबकि USA सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान की मदद से चाहता था कि सोवियत का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान पे ना हो। देश की आज़ादी के वक्त इंडिया के पास 400 करोड़ रिजर्व्स पड़े हुए थे और उसमें से 75 करोड़ रुपए वो हमें पाकिस्तान को देने थे। 20 करोड़ रुपए तो पाकिस्तान आज़ादी के दिन यानी 15 अगस्त 1947 को पा गया था, और बचे जो 55 करोड़ रुपए थे वो गांधी जी ने अपना सत्याग्रह करके और धरना प्रदर्शन करके पाकिस्तान को दिलवा दिए थे, जबकि उस वक्त पाकिस्तान कश्मीर में हमारे साथ लड़ाई कर रहा था। आज़ादी के वक्त इंडिया के पास काफ़ी अच्छे लीडर्स थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, सरदार पटेल थे, लेकिन पाकिस्तान में ना कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं था। मोहम्मद अली जिन्ना की 11 सितंबर 1948 को डेथ हो गई, तो बेसिकली पाकिस्तान के आज़ाद होने के 1 साल के अंदर जिन्ना मर चुके थे, और उसके बाद कोई बहुत बड़ा लीडर उनके मरने के बाद पाकिस्तान में उभर कर नहीं आ पाया। ऐसे में पाकिस्तान की आर्मी को एक टेम्परेरी कंट्रोल मिल गया देश का, लेकिन वो टेम्परेरी कंट्रोल कब परमानेंट हो गया ये कभी किसी को पता भी नहीं चला। 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान में एक भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ है जिसने पूरे 5 साल अपना टर्म कंप्लीट किया हो। या तो उसे जान से मार दिया जाता है, या फिर पाकिस्तान की आर्मी उसकी कुर्सी गिराकर अपने ही किसी पसंदीदा आदमी को प्राइम मिनिस्टर बना देती है। तो बेसिकली पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर महज एक पपेट होता है। अभी कुछ समय पहले इमरान खान को गोली मार दी गई और उनकी भी जान लेने की कोशिश की गई। पाकिस्तान की आर्मी के पास खुद ग्रो करने के लिए तो कुछ था नहीं, देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, और पैसा आए तो आए कहाँ से। ऐसे में पाकिस्तान की आर्मी को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है USA के रूप में। जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो USA के पास साउथ एशिया में कोई एलाई नहीं था। इंडिया का झुकाव हमेशा से रशिया की तरफ ज़्यादा रहा है, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर जो लीडर्स थे वो उस वक्त समाजवाद की यानी सोशलिज्म की विचारधारा को अपना रहे थे, और सोशलिज्म की जो विचारधारा है वो कम्युनिज्म से इंस्पायर्ड है, यानी जो वामपंथी हैं और जो समाजवादी हैं उनको हम दूर दराज का कज़न ब्रदर बोल सकते हैं, और ये दोनों विचारधाराएं आपस में बहुत ज़्यादा मेल जोल खाती हैं। जबकि जो अमेरिका है वो पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म की विचारधारा में यकीन करता था। ऐसे में USA को पाकिस्तान एक ऐसा एलाई दिखा जहाँ पे वो अपने बेसिस बना सकता था और साउथ एशिया में अपना डोमिनेंस क्रिएट कर सकता था। अब आपने ये तो सुना होगा कि USA अपना काफ़ी काम आउटसोर्स कर देता है IT प्रोडक्ट्स में, BPO में, लेकिन USA ना अपनी आर्मी की भी कुछ जो गोल्स होते हैं उसको भी आउटसोर्स कर देता है। देखिए USA जब किसी भी लड़ाई में कूदता है तो उसको अपने देश में अकाउंटेबल होना पड़ता है, उसे अपने सेनेट से सैंक्शन लेना पड़ता है और अपनी पब्लिक को भी कन्विंस करना होता है।
और जब भी यूएस की आर्मी से कोई मरता है तो उसके परिवार को पेंशन देनी पड़ती है। तो ऐसे में अगर यूएसए के कहीं पे स्टेक्स बहुत हाई होते हैं तो वो डायरेक्ट लड़ाई में कूद जाता है, जैसे कि वियतनाम की लड़ाई, इराक की लड़ाई। लेकिन जहाँ पे स्टेक्स हाई नहीं होते हैं वहाँ पे वो प्रॉक्सी वॉर लड़ता है, जैसे कि इस वक्त यूक्रेन में वो प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है रशिया के खिलाफ। यूक्रेन तो सिर्फ एक पपेट है, एक चेहरा है, पीछे से पूरी की पूरी बैकिंग यूएसए की है। अब 1980s में पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बनता है अफगानिस्तान। एक तरफ होता है सोवियत यूनियन और दूसरी तरफ यूएसए ट्रेन कर रहा होता है मुजाहिदीन को। ये मुजाहिदीन पाकिस्तान में ट्रेनिंग पाते हैं और उसके बाद अफगानिस्तान जाते हैं और वहाँ पर सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। अब ये मुजाहिदीन अगर मर भी जाएं तो भी यूएसए को कुछ भी इससे लेना देना नहीं है, ना ही उन्हें कोई इंश्योरेंस देना है, ना ही उनकी परिवारों को कोई पेंशन देनी है और ना ही यूएसए का डायरेक्ट कोई लेना देना होता है। तो अपने देश में भी पब्लिक को कन्विंस करने में या फिर सेनेट से बिल्स पास कराने में या एक पब्लिक ओपिनियन और एक मूड अपने फेवर में लाने से यूएस को कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ चंद पैसे देने होते हैं और सारी की सारी ट्रेनिंग वो पाकिस्तान के टेरर कैंप्स में इन मुजाहिदीन को मिलती थी। तो इस मॉडल में ना कोई रिस्क नहीं था। किसी समय में फॉरेन एड ऐसे देशों में दी जाती थी जहाँ पे अलग अलग ट्राइबल्स आपस में लड़ रहे हैं या जहाँ पे भुखमरी है, जहाँ पे दवाइयाँ नहीं है, जहाँ पे फेमीन्स पड़ गए हैं। लेकिन पाकिस्तान एड इसलिए पाता रहा ताकि वो आतंकवादियों को जन्म दे और वो आतंकवादी अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन से लड़ाई कर सकें। अब पाकिस्तान सारा का सारा पैसा जो यूएसए से चंदे में पाता था वो अफगानिस्तान में डाइवर्ट नहीं करता था, उसमें कुछ पैसा और आतंकवादी वो कश्मीर में भी डाइवर्ट किए जाते थे, क्योंकि पाकिस्तान समझ गया था कि कन्वेंशनल वॉर में इंडिया से लड़ना बहुत कठिन है। इसलिए उसने एक पॉलिसी बनाई टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। और ये 1000 कट्स हैं, जैसे कि कहीं पे जाके एक बम गिरा दिया आतंकवादियों ने, कुछ आर्मी वालों को मार दिया, सीआरपीएफ के जवानों को मार दिया, कोई टेररिस्ट अटैक कर दिया। और इसमें पाकिस्तान को जो चंदा मिल रहा था यूएसए से वो काफ़ी काम आ रहा था। अब इस अफगानिस्तान की लड़ाई में आर्मी का तो बहुत फ़ायदा हो रहा था, लेकिन वहाँ के जो नेता थे और वहाँ का आम आदमी वो खुश नहीं थे, क्योंकि उनके हिसाब से जो फेलो मुस्लिम्स हैं वो अफगानिस्तान में मारे जा रहे हैं और ये चीज़ उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही थी और कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा था। 1989 में कहानी में ट्विस्ट आता है। जो सोवियत यूनियन था अब वो बहुत कमज़ोर हो रहा था और धीरे धीरे वो सब जगह से अपनी फोर्सेस को विड्रॉ कर रहा था। अब ऐसे में पाकिस्तान को फॉरेन एड जो मिल रही थी यूएस से वो आना बंद हो गई, क्योंकि अब अफगानिस्तान में लड़ाई का कोई मतलब ही नहीं बचा था। और पाकिस्तान जिसकी इकोनॉमी अभी तक चंदे से चल रही थी वो फिर से मुसीबत में आ गए। अब सवाल उठता है मुजाहिदीन का क्या हुआ था। एक्चुअली ये जो मुजाहिदीन थे ये बेरोजगार हो गए थे, तो इनको ना कश्मीर में डाइवर्ट कर दिया गया। इसलिए आप देखना कि कश्मीर में जो अर्ली 90s है, जो कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ था और जो कश्मीर की घाटी में उस वक्त आतंकवाद फैला था वो बहुत चरम पे था, क्योंकि ये मुजाहिदीन जो अफगानिस्तान में लड़ रहे थे अब वो कश्मीर में आके इंडियन आर्मी से लड़ रहे थे। इनफैक्ट ओसामा बिन लादेन और मुल्ला उमर को भी यूएसए ने ही ट्रेनिंग दी थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आप सांप को दूध पिलाओगे तो आप ये नहीं सोच सकते हो कि वो सिर्फ आपके दुश्मनों को काटेगा, वो कभी भी आपको भी काट सकता है। और वही गलती यूएसए ने कर दी सांप को दूध पिला के। 1989 में पाकिस्तान को सिर्फ 452 मिलियन यूएस डॉलर्स की एड मिली थी। कहाँ ये बिलियंस में अमाउंट था, आज ये अमाउंट 500 मिलियन भी नहीं बचा था। और 1998 में तो ये हालत थी कि पाकिस्तान को सिर्फ 5.4 मिलियन यूएस डॉलर्स की एड मिल रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, पाकिस्तान को एक फिर से अपॉर्चुनिटी मिलती है। 11 सितंबर 2001 को ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका में पेंटागन और ट्विन टावर्स पे हमला कर दिया और उसके बाद अमेरिका को बदला लेना था तालिबान से और अलकायदा से, और उसके लिए उसे चाहिए थे पाकिस्तान आर्मी के बेस। अब पाकिस्तान को एक और मौका मिल गया चंदा बटोरने का। अलकायदा और तालिबान से लड़ने के लिए यूएसए ने कोएलिशन सपोर्ट फंड बनाया और इस फंड से पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स फिर से एड में मिलने लगा। इनहैंस्ड पार्टनरशिप विद पाकिस्तान एक्ट 2009 या फिर कैरी ल्यूगर एक्ट भी इसे कहते हैं, इसके तहत पाकिस्तान को 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स हर साल मिलना शुरू हो चुके थे और पाकिस्तान ने
टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का धंधा फिर से शुरू कर दिया। कुछ टेररिज्म वो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट करता था और कुछ कश्मीर में करता था। इस एड का काफी दुरुपयोग हुआ और बहुत से करप्शन के केसेस भी निकल कर आए, लेकिन कोई भी प्रॉपर ऑडिटिंग कभी की नहीं गई। 2011 में ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पकड़ा जाता है और 2013 में मुल्ला उमर पाकिस्तान में मरता है। तो ये तो क्लियर था कि आतंकवादी तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में ही छुपे हुए थे। अब पाकिस्तान के दुर्दिन तब आ गए जब डोनाल्ड ट्रंप वो प्रेसिडेंट बनते हैं और उन्होंने ये 1.3 बिलियन की जो एड उस वक्त जा रही थी वो सब बंद कर दी और पाकिस्तान एकदम से परेशान हो गया। उसकी इकॉनमी फिर से एकदम धड़ाम हो गई और यहाँ पे एंट्री मारता है चाइना। चाइना इंडिया को काउंटर करने के लिए बहुत समय से पाकिस्तान को दाना डालना चाहता था, लेकिन यूएसए के प्रभाव की वजह से वो बीच में कहीं पे घुस नहीं पा रहा था। अब चाइना की एक बहुत ही फेमस डेट ट्रैप स्ट्रैटेजी है। इसमें क्या होता है कि चाइना बहुत ही इजी टर्म्स एंड कंडीशंस पे लोन दे देता है, लेकिन जो लोन का इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और लोन थोड़े कम समय के लिए भी होता है और कोई भी देश इस लोन को बड़े आराम से ले भी लेता है। लेकिन जब वो चुका नहीं पाता है तो चाइना उस देश के एसेट्स को सीज कर लेता है, फ्रीज कर लेता है और उन पे अपना अधिकार जमा लेता है। उसने यही स्ट्रेटजी अपनाकर श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट भी कब्जा किया था। अब चाइना पाकिस्तान में पावर प्लांट बनाना चाहता था, ग्वादर पोर्ट बनाना चाहता था, एक बहुत बड़ी रोड बनाना चाहता था जो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से लेकर चाइना के शिनजियांग रीजन तक कनेक्ट होता हो। तो इसलिए चाइना का जो भी सामान इंडियन ओशन में जाता है वहाँ पे एक बहुत ही चोक पॉइंट आता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का में। वहाँ से जाने के बजाय पाकिस्तान को ग्वादर पोर्ट के जरिए सिल्क रूट के माध्यम से शिनजियांग रीजन में सारा का सारा सामान इंपोर्ट हो जाएगा और वहीं से जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होंगे वो एक्सपोर्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इंटरनेशनल रूट पे जो चाइना परेशानियां फेस करता था और जो डेंजर और थ्रेट वो महसूस करता था स्ट्रेट ऑफ मलक्का के चोक पॉइंट्स पे, वो सारा का सारा अब ख़त्म हो जाएगा। ये गेम प्लान बहुत ही अच्छा था और चाइना ने एकदम मास्टर स्ट्रोक खेला अपनी फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान को ये लोन दे देकर। अब पाकिस्तान को ये तो पता था कि ये जो डेट ट्रैप स्ट्रैटेजी है इसके तहत पाकिस्तान भी फंस जाएगा और पाकिस्तान का तो एक हिस्ट्री रही है कि उसने जितने भी उधार लिए कभी भी उधार चुकाए नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। आज पाकिस्तान का जो टोटल कर्जा है उसमें से 30% अकेला चाइना देता है और इसकी वैल्यू है 30 बिलियन यूएस डॉलर्स। अब इमरान खान ने भी बड़ी कोशिश करी थी कि ये लोन ना लिया जाए और उन्होंने चाइना जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में बना रहा था उसे रोकने की भी कोशिश करी, लेकिन समस्या ये फंसी कि अगर आप वो सारे प्रोजेक्ट्स रोक दोगे तो चाइना पावर का प्रोडक्शन बंद कर देगा, बिजली आना बंद हो जाएगी, तो देश के लोगों में त्राही त्राही मच जाएगी और फिर वहाँ पे धरने और प्रदर्शन प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे कि आखिर बिजली क्यों नहीं आ रही है। और ये चीज़ एक आम आदमी को समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो बेसिकली जो पाकिस्तान का अभी तक मॉडल चल रहा था वो एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन देते थे और दूसरे लोन को चुकाने के लिए तीसरा लोन लेते थे और इस तरीके से कर्ज के तले दबे जा रहे थे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप एक क्रेडिट कार्ड के बिल को चुकाने के लिए दूसरे क्रेडिट कार्ड का यूज़ करें और दूसरे का चुकाने के लिए तीसरे का करें और ये सिलसिला चलता चला जाए। ये चंदे का जो इकोनॉमिक मॉडल था ये इतना ज़्यादा गड़बड़ था कि पाकिस्तान में आज तक ना तो कुछ एक्सपोर्ट होता है ना ही कुछ प्रोड्यूस होता है और इसीलिए पाकिस्तान के मिनिस्टर्स खुद कहते हैं कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, बेगर्स कांट बी चूजर्स। पाकिस्तान का टोटल बजट 9,502 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस था, लेकिन इसमें से आप हैरान हो जाएंगे सुनकर कि जो डिफेंस का बजट था वो 1,523 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस था, यानी बजट का लगभग 15%। तो बेसिकली पाकिस्तान में लोन और लोन का ब्याज चुकाने के बाद जो भी पैसा बचता है वो सब का सब पैसा डिफेंस में चला जाता है। 1947 से लेके आज तक पाकिस्तान में 4 बार मिलिट्री का शासन रहा है, 1958 से लेके 1971 तक, 1977 से लेके 1988 तक और 1999 से लेके 2008 तक जनरल परवेज मुशर्रफ के अंडर में। सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी ये दो सबसे मेन पिलर्स हैं पाकिस्तानी आर्मी का। पाकिस्तानी आर्मी के किसी भी आप जनरल को देखेंगे तो उसके सीने पे ना ढेर सारे मेडल होंगे, लेकिन आज तक ये लोग एक भी जंग कहीं पे जीत नहीं पाए हैं। पाकिस्तान में पंजाबी में एक बहुत फेमस कहावत है, जंग कदे जितिए नहीं
इलेक्शन कदे हारे या नहीं, यानी कि ये लोग जो पाकिस्तान में जंग है वो तो कभी जीत भी नहीं पाते हैं, और जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होता है वो हमेशा इन्हीं का एक पपेट होता है और वो इन्हीं के इशारे पे नाचता है। पाकिस्तान की डिफेंस एनालिस्ट आयशा सिद्दीका के अनुसार उनकी लिखी हुई किताब मिलिट्री INC में पाकिस्तान की आर्मी लगभग 12% लैंड ओन करती है और इस 12% में 2/3 हिस्सा जनरल्स और ब्रिगेडियर्स के नाम पे है। 2022 में 8000 एकड़ की ज़मीन इस्लामाबाद में सिर्फ और सिर्फ इसलिए आर्मी को दी गई थी, वो भी फ्री में, ताकि आर्मी के ये जो बड़े साहब लोग हैं ये गोल्फ खेल सकें। आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान की आर्मी पूरे दुनिया की एकमात्र आर्मी है जो सीमेंट बेचती है, इंश्योरेंस बेचती है, मीट बेचती है, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करती है और रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके पब्लिक को बेचती है, साबुन, तेल, बेकरी और यहाँ तक कि बैंक तक चलाती है। पाकिस्तान आर्मी की नेट वर्थ 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। पाकिस्तान के 100 जो सबसे सीनियर आर्मी के ऑफिशियल्स हैं उनकी नेट वर्थ 3500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। इनके जितने भी बच्चे हैं वो सब यूनाइटेड किंगडम में बड़े आराम से सेटल्ड हैं और वहाँ पे पढ़ाई करते हैं और ऐश की ज़िंदगी काट रहे हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने अपने अलग अलग ट्रस्ट बना रखे हैं। आर्मी का ट्रस्ट है फौजी, ये वहाँ का सबसे बड़ा ट्रस्ट है। उसके बाद एयरफोर्स का शाहीन है और नेवी का बहारिया है। पाकिस्तान में टोटल जो हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें से 1/3 पाकिस्तानी आर्मी के कंट्रोल में है। पाकिस्तान में जो टोटल एसेट्स हैं उसमें से 7% पाकिस्तान की आर्मी के नाम पे है। अच्छा, मज़े की बात देखिए कि आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट और फौजी फाउंडेशन को टैक्स देने से एग्जम्प्ट किया हुआ है, यानी ये लोग टैक्स ही नहीं देते हैं। आपने कभी किसी गरीब देश की इतनी अमीर आर्मी देखी है? मैं तो इनफैक्ट ये भी कहूँगा कि हर देश की अपनी एक आर्मी होती है। यहाँ पे एक आर्मी का अपना एक देश है। अब सबसे मज़ेदार बात बताता हूँ, पाकिस्तान के जो जनरल बाजवा थे वो जब जनरल बने थे उस वक्त उनकी पत्नी की नेट वर्थ 0 रुपीस थी। वो इनकम टैक्स तक फाइल नहीं करती और उनके रिटायरमेंट होने तक उनकी वेल्थ 220 करोड़ रुपए हो चुकी थी और पूरी बाजवा फैमिली की नेट वर्थ 1270 करोड़ रुपए थी। ऐसा कौन सा धंधा कर रहे थे ये लोग जो 6 साल में 1270 करोड़ रुपए कमा लिए। इस वक्त पाकिस्तान में 50 से ज़्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आर्मी डेवलप कर रही है। इस्लामाबाद में 16,000 एकड़ की ज़मीन, कराची में 12,000 एकड़ की ज़मीन आर्मी कंट्रोल में है और यहाँ पे रियल एस्टेट का काम हो रहा है जो आर्मी करवा रही है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये जितनी भी ज़मीन है वो पाकिस्तान की सरकार ने आर्मी को फ्री में दी है। पाकिस्तान की आर्मी ने भुट्टो परिवार और शरीफ परिवार को एकदम करप्ट दिखाया और उनका ऑल्टरनेटिव लेके आए इमरान खान, जो कि बेसिकली जनरल बाजवा का पपेट था। लेकिन समस्या तब आ गई जब जनरल बाजवा चाहते थे कि सैयद आसिम मुनीर अगले जनरल बने। अब इमरान खान के इनके साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे। इमरान खान चाहते थे कि फैज़ हमीद को अगला आर्मी चीफ बनाया जाए। अब अगर नौकर अपने मालिक की बात नहीं मानेगा तो क्या होगा, उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उसी तरीके से इमरान खान को नौकरी से निकाल दिया गया और शहबाज शरीफ को वो अगला प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। अब गरीबी में आटा गीला तब हो गया जब पाकिस्तान में 2022 में फ्लड्स आ गए और इस बाढ़ में लगभग $30 बिलियन का नुकसान पाकिस्तान को झेलना पड़ा। ये जख्म कम नहीं थे जो इन पे नमक छिड़कने का काम कर दिया रशिया और यूक्रेन के युद्ध ने। यूक्रेन और रशिया ज़्यादातर वीट का एक्सपोर्ट करते थे। लगभग 30% वीट सप्लाई इन दोनों देशों के हाथ में था, लेकिन उस लड़ाई के बाद ये वीट का जो एक्सपोर्ट था वो बंद हो गया और इससे पाकिस्तान की समस्याएं और भी ज़्यादा बढ़ गई। जैसे कि आपने वीडियो की शुरुआत में देखा था कि दंगे हो रहे थे एक एक बोरी गेहूं के आटे के लिए, और वीट का जो एक्सपोर्ट बंद हुआ उसका असर इंडिया पे भी हुआ। लेकिन इंडिया के पास अच्छा खासा बफर स्टॉक था, तो इसलिए हमें कुछ पता नहीं चला और हमें महंगाई समझ नहीं आई। जैसे कि मैं वीडियो में शुरू में ही बता चुका हूं कि पाकिस्तान में फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ $3.1 बिलियन बचे हैं, जिससे कि उनके 15 दिन का भी इंपोर्ट नहीं हो पाएगा। अब देखिए, कोई पाकिस्तानी रुपीज़ में तो धंधा करना नहीं चाहेगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो पैसा है वो दूसरे देश में किस काम का है। जैसे यूएस की जो करेंसी है वो स्टेबल है, तो वो हर देश में चल जाती है। और वैसे भी पाकिस्तान सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल और गधों का एक्सपोर्ट करता है, जो कि दूसरे देशों के ज़्यादा काम के होते नहीं हैं। तो वो इंपोर्ट करे क्या अगर पाकिस्तान से इंपोर्ट भी करना है? तो बेसिकली डॉलर बचा नहीं है और पाकिस्तानी जो रुपी है वो किसी काम का है नहीं।
तो इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए अब पाकिस्तान के पास कुछ बचा भी नहीं है। रशिया यूक्रेन के वॉर से जो क्रूड ऑयल था और नेचुरल गैस, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब इंडिया को वो इसलिए नहीं समझ में आया क्योंकि रशिया ने बहुत बड़े डिस्काउंट पे इंडिया को क्रूड ऑयल पहुंचाया है। तो हमारे यहाँ पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो अभी भी कंट्रोल में है, लेकिन इंटरनेशनली ऐसा नहीं है। और पाकिस्तान में पेट्रोल के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा आसमान छू चुके हैं। अब पाकिस्तान वो IMF से बार बार लोन ले रहा है। आप सोचोगे वर्ल्ड बैंक से क्यों लोन नहीं ले रहा है? देखिए, वर्ल्ड बैंक से जो लोन लिया जाता है, इंडिया भी लेता है, वो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए होता है। जबकि IMF से जो लोन लिया जाता है वो बेसिकली एकदम जो क्राइसिस की सिचुएशन होती है उससे किसी देश को बेल आउट करने के लिए होता है। अब IMF एकदम एक इंश्योरेंस कंपनी की तरह काम करता है। तो जैसे इंश्योरेंस कंपनी में मान लीजिए 10 दोस्त हैं, उन्होंने अपनी सैलरी का 5% कंट्रीब्यूट किया और उन्होंने एक पूल बनाया, एक फंड तैयार किया और उसमें डिसाइड हुआ कि अगर कोई भी क्राइसिस में होगा तो वो टोटल फंड उस इंसान को क्राइसिस से बाहर निकालने में काम आएगा। IMF में इस वक्त टोटल 190 कंट्रीज हैं और वो सभी अपनी अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार कंट्रीब्यूशन करती हैं। इंडिया कंट्रीब्यूशन के टर्म्स में टॉप 10 में आता है, लेकिन पाकिस्तान ने चूंकि कभी लोन लौटाया नहीं है और IMF की कंडीशंस को भी नहीं माना है, तो इसलिए IMF इस बार पाकिस्तान को लोन देने के लिए एकदम भी इच्छुक नहीं है। IMF चाहता है कि पाकिस्तान सब्सिडीज़ ना दे, लेकिन पाकिस्तान सब्सिडीज़ दे रहा है, क्योंकि अगर वो सब्सिडीज़ नहीं देगा बेसिक फूड प्रोडक्ट्स में, पेट्रोल में, तो जनता पागल हो जाएगी और वो सड़कों पे आके अपनी नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन करने लगेगी। IMF ने ये भी पूछा है कि आर्मी आखिर इतनी रिच क्यों है और उन्होंने एक प्रॉपर ऑडिटिंग की डिमांड करी है और साथ में कंप्लाइंस रिपोर्ट भी मांगी है। अब वो चीज़ तो होने से रही। अब देखिए, जो पाकिस्तान के लोग हैं और वहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं वो तो बहुत अच्छे रिश्ते चाहते हैं इंडिया से, क्योंकि दोनों देश पॉवर्टी से लड़ना चाहते हैं, भुखमरी से लड़ना चाहते हैं, लेकिन वहाँ की आर्मी वो कश्मीर के मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है, क्योंकि जब तक कश्मीर का मुद्दा रहेगा तब तक जो डिफेंस बजट है वो जस्टिफाइड रहेगा। तो इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई पीस ट्रीटी होती है तो कहीं ना कहीं टेररिस्ट अटैक हो जाता है। 2016 में जब मोदी जी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिलने गए थे, उस वक्त पठानकोट पे अटैक हो गया था। उसके पहले 1999 को कौन भूल सकता है, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर तक यात्रा करी थी और नवाज शरीफ के गले लगे थे। तो दूसरी तरफ परवेज मुशर्रफ ने कारगिल पर अटैक कर दिया था और 1999 का युद्ध हुआ था। 2019 में असफ अली जरदारी ने कहा था कि हम न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपना सकते। उसके बाद जैश ए मोहम्मद ने इंडिया पे अटैक किया था। भ्रष्टाचार का ये आलम है कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस नकीब निसार ने 9 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस रेज किए थे एक डैम बनाने के लिए। उसमें आतिफ असलम ने भी डोनेशन दिया था, लेकिन वो डैम कभी बना ही नहीं, यानी कि वहाँ का चीफ जस्टिस पूरा पैसा लेके भाग गया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक सीनियर ऑफिसर 22 करोड़ का प्लेन 32 लाख में एक देश में जाके बेच आता है। तो जिसको सत्ता मिलती है वो सब पाकिस्तान को लूट लेते हैं। अब देखिए, ऐसे में हर कोई ये सोच रहा होगा कि इंडिया पाकिस्तान की कहीं ना कहीं मदद करे। देखिए, इतिहास गवाह रहा है कि इंडिया पे जब भी अटैक हुए हैं वो हमेशा नॉर्थ वेस्ट से हुए हैं, चाहे वो खिलजी ने किए हो, चाहे वो मोहम्मद गोरी ने किए हो, चाहे वो महमूद गजनवी ने करे हों, और जितने भी दूसरे लुटेरे रहे हैं वो सब नॉर्थ वेस्ट से आए हैं। तो बेसिकली गेम वही चल रहा है, लेकिन जो प्लेयर्स हैं वो चेंज हो गए हैं। अभी हमें ना उस तरीके की गलती नहीं करनी है कि हम पाकिस्तान पर रहम खाकर उसको सपोर्ट देने लगे। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। और ये लुटियंस दिल्ली में जो AC कमरे में बैठ के पॉलिसी बनाते हैं, उन्हें लगता है कि अगर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी बनी रहेगी तो पाकिस्तान स्टेबल रहेगा और पाकिस्तान कभी इंडिया पे अटैक नहीं करेगा। देखिए, जो सांप होता है ना, जब वो मरने की कगार पे होता है तो वो तड़प रहा होता है, और जब भी आप उसे खाना खिलाओगे तो वो ना वापस से हेल्दी होने के बाद आपको डसने के लिए दौड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान को उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। वैसे भी पाकिस्तान में पूरा का पूरा कंट्रोल पंजाबियों ने कर रखा है। वहाँ पे बलूचिस्तान, पश्तून, सिंधी, वो सब अपना अलग अलग देश डिमांड कर रहे हैं, तो उनको आपस में लड़ने मरने दीजिए, लेकिन यहाँ का जो पैसा है वो इंडियंस के ही वेलफेयर के लिए काम आए, वही अच्छी बात है। पाकिस्तान को उसके हाल पे छोड़ देना अच्छी चीज़ है, वो अपने आप इम्प्लोड होके ख़त्म हो जाएगा। इंडिया को किसी भी तरीके से पाकिस्तान को रेस्क्यू नहीं करना चाहिए। जो गलतियाँ इतिहास में हो चुकी हैं, जो गलती गांधी जी ने 1948 में करी थी 55 करोड़ रुपए दिला के, वो गलती आज मोदी जी को और आज की जो थिंक टैंक है उसको नहीं करनी चाहिए। लेट देम डाई। जब मरेंगे भूखे तो उसके बाद अकल ठिकाने आ जाएगी, तब पता चलेगा कि एटमी ताकत होने के बावजूद भी
सबसे ज़रूरी चीज़ होती है रोटी, कपड़ा और मकान, और आपने तो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ टेरर को एक्सपोर्ट किया है। तो इसलिए पाकिस्तान पे कोई रहम नहीं होनी चाहिए और इंडिया को एकदम अलग रहना चाहिए। हमारी एस्पिरेशन होनी चाहिए कि हम चाइना से आगे जाएं और 2047 तक सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर और साथ में मिलिट्री पावर बने।